ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी जंग की। ये युद्ध नहीं, महायुद्ध में तब्दील हो रहा है। कल मैंने बताया था महाभारत भी 18 दिन में खत्म हो गया था। आज 19वां दिन है इस युद्ध का, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान भी झुकने को तैयार ही नहीं, बल्कि अब उसके हमलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या दरअसल अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी का मालिक अमेरिका, लठैत बना घूम रहा था ट्रंप, अब हांफने लगा है क्या? नेतन्याहू दिक्कत में आ गए हैं, या दरअसल खेल कुछ और ही है? और इस खेल को आज सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। क्या बीबी ने खेल कर दिया है? अब आप कहेंगे ये बीबी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का सुप्रीम लीडर। दरअसल खेल बेंजामिन नेतन्याहू का है क्या? 4 दशक पुरानी वो सनक, वो सपना, वो ख्वाहिश कि खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए और फिर इजराइल यहां का बादशाह बन जाए। और लगातार यह कोशिश की जा रही थी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। बहुत से अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पटाने की कोशिश की, लेकिन कोई शीशे में उतर नहीं पाया जैसे चाह रहा था नेतन्याहू। पर ट्रंप वो सब कुछ मानने को तैयार हो गया क्या? इस खेल को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि अब ट्रंप के सबसे नजदीकी, सबसे विश्वसनीय लोग सवाल उठाने लगे हैं कि ये ईरान पर हमले की जरूरत क्या थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पिछले साल कहा था, वी obliterated the nuclear arsenal of ईरान, कि नेस्तनाबूद कर दिया है परमाणु संयंत्रों को ईरान के। तो फिर कौन से परमाणु हथियार बना रहा था? या यह कहा गया कि नहीं, इजराइल हमला करने वाला था। अब अमेरिका का काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसका अध्यक्ष, हैंडपिक्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि भाई ईरान से तो कोई खतरा था ही नहीं, इस्तीफा दे दिया है उसने। तो क्या झूठ बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप अब तक दुनिया के सामने? नेटो अंगूठा दिखा रहा है। कल मैंने आपको जानकारी दी थी, जर्मनी से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, जापान, साउथ कोरिया और नेटो के ये 32 देश वो कह रहे हैं हमारा युद्ध थोड़ा है, हम साथ में क्यों आए? अब डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है कि आइए आइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप भी नेवी दीजिए। पर दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने, बीबी ने साध लिया था क्या डोनाल्ड ट्रंप को? माकूल उम्मीदवार है, मेरी तरह सनकी है, दुनिया में अपना झंडा फहराना चाहता है कि 2-4 दिन में निपट जाएगा। आइए आइए डोनाल्ड ट्रंप, हमारी मदद कीजिए। अब गले की हड्डी बन गया है क्या? अब डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें डोनाल्ड ट्रंप संभालें। मागा उनके समर्थक अब गाली देने लगे हैं, 2 फाड़ हो गए हैं। पर नेतन्याहू के खेल में ट्रंप तो हो गया फेल, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का निकलने लगा है क्या तेल? क्योंकि पिछले 19 दिनों में एक बात तो साफ हो गई है, हमने जो ये बच्चियों को मारा जा रहा है, ईरान में 187 बच्चियां, ये जो बम गिराए गए मासूमों पर, हमने इसकी मजम्मत, इसकी निंदा नहीं की है। यह मानवता पर प्रहार है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और उसमें चलिए हम हित साधने चले थे, पर दरअसल हित कौन साध रहा है? वो नेतन्याहू, और बाकियों का नुकसान होने लगा है क्या? इसकी थोड़ी तफसील आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार।
बात करने वाला हूं युद्ध की। 19वां दिन, महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन यह युद्ध, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें एक जबरदस्त खेल भी हुआ है दर्शकों, जिस खेल के चलते ट्रंप हो गया है फेल, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का निकल सकता है तेल। और इसमें भारत क्या फंस गया है? क्या हम अटक लटक और कूटनीति के मामले में, विदेश नीति के मामले में थोड़ा भटक भी गए हैं क्या? कॉस्ट करेक्शन का टाइम भी आ गया है क्या? 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें अधिकांश जो नुकसान हुआ है जान माल का नहीं, जान का, वो ईरान में हुआ है। पर अब ईरान पलटवार कर रहा है। अब उनके हमलों में, उनके पलटवार में और तेजी आती दिख रही है। इसे समझने की जरूरत है। 100 जगहों पर तेल अवीव में बमबारी की, 61वीं खेप दागी है अपनी मिसाइल्स की, 61वीं खेप। अब क्या यहां पर थकाने और हाफता कौन है? खेल वहां पर आकर अटक गया है क्या? आयरन डोम, बड़ी बड़ी बातें होती थी, भाई इजराइल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब इजराइल जो इंटरसेप्टर्स, मिसाइल कोई आप पर दागेगा, उसे रोकने के लिए आपके पास हथियार चाहिए। वो क्या डिप्लीट होते हुए खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं वो अब अमेरिका से इंटरसेप्टर्स मांगता घूम रहा है। और खबरें ईरान से ये आ रही हैं कि अभी असल वाली मिसाइल तो दागनी शुरू भी नहीं की है। हम तो पूरे साल मिसाइल दाग सकते हैं। तो अब इसमें खेल समझिए। दोनों तरफ से हमले तो जारी हैं, पर कल की बड़ी खबर क्या थी? कल की बड़ी खबर यह थी कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ, सुरक्षा के सदर अली लारीजानी की हत्या कर दी। टारगेट किया, इजराइल ने मार दिया। और लारीजानी कितना अहम था ईरान में, आप इस बात से समझ सकते हैं कि आयतुल्लाह खमेनाई के बाद वो ईरान का सबसे ताकतवर शख्स, तभी तो सिक्योरिटी का इंचार्ज। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार जो नजर दुनिया ने रखी हुई थी, जो प्रतिबंध लगते रहते थे पिछले 20 सालों में, अगर कोई मुख्य वार्ताकार था ईरान की तरफ से पश्चिमी देशों के साथ जिसके संबंध भी थे, वो था लारीजानी। और अमेरिकी मीडिया ने 2 मार्च को, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि खमेनाई के हत्या के बाद 28 को मार दिया गया आयतुल्लाह खमेनाई को। लारीजानी वो बातचीत की कोशिश के कदम उठा रहा था कि भाई जो करना था कर दिया, ये 2-4 दिन में इसे निपटाओ, बातचीत की मेज पर आते हैं और बात को खत्म करते हैं, वरना दुनिया में दिक्कत हो जाएगी। अब लारीजानी को क्यों मार दिया गया? जो आदमी शांति का दूत बनने को तैयार था, वार्ता करने को तैयार था, वार्ता का पैरोकार था। कुछ जानकार ये कह रहे हैं ये एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू सालों से करना चाह रहा था। यही उसका सपना था, उसका मकसद जिंदगी का, ईरान को नेस्तनाबूद करना। 2 ही काम किए उसने, अमेरिका के साथ दोस्ती, ईरान को दुश्मन नंबर 1। और गल्फ कंट्रीज में, इस खाड़ी में अगर ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए तभी इजराइल अपना परचम, अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। यही मकसद है बेंजामिन नेतन्याहू का। और शीशे में उतारने की कोशिश की तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों को। अमेरिका में पढ़े भी हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट के साथ, पर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ, इस मंसूबे को अंजाम देने में साथ देने को तैयार नहीं हुआ। ट्रंप को पटा लिया। ट्रंप को लगा 4 दिन की बात है, जैसे दुनिया में मैंने अपना लठ चलाया है
गुंडागर्दी की है, टैरिफ की धमकियां दी, नेटो को झुका दिया पिछले साल, मादुरो और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। तो ये ईरान किस खेत की मूली है? और यही बताया बेंजामिन नेतन्याहू ने कि खत्म कर देंगे इनको। तो 12 दिन का तो पिछले साल युद्ध किया ही था, उसी में ही कमर तोड़ दी है, कुछ भी नहीं, बाकी काम लोग कर देंगे। हो गया इसका उल्टा। अब ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है ये युद्ध, ना निगलते बन रहा है ना उगलते। उनके समर्थक उनके खिलाफ हो गए हैं, सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। और आलम यह है कि अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ, भाई काउंटर टेररिज्म वहां बहुत बड़ा है, 9/11 के बाद आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता अमेरिका, उसके लिए कहीं भी जाने को, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा दे दिया, जिनकी पत्नी का इंतकाल हुआ सीरिया में लड़ाई में, वो कह रहा है कि ईरान से तो कोई खतरा ही नहीं था। एंटी टेररिज्म चीफ। तो डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर तो लगातार पहले ही सवाल उठ रहे थे कि भाई कहां से इंटेलिजेंस इनपुट आया। इंटेलिजेंस वाला कह रहा है कुछ था ही नहीं। फिर फीलिंग की भी बात आने लगी। मुझे लगा, मेरे मन में यह ख्याल आया ईरान ऐसा कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। उसकी सनक वो तो सारी हदें पार कर रही है। महिला पत्रकारों को अभद्र टिप्पणी देना करना उसका रोज का शगल हो गया है। ट्रोल हो रहा है जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खेल में फंसा लिया। नेतन्याहू का खेल ट्रंप हो गया है फेल, अब बाहर भी नहीं निकलने दे रहा। और जहां कोई वार्ता, कोई बात होती दिखती है तो हमले करने पर आ जाता है। लारी जानी की हत्या क्या इसी ओर इशारा करती है कि बेंजामिन नेतन्याहू जब तक खत्म नहीं कर देगा, तबाह नहीं कर देगा ईरान को, तब तक वो पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। बाकी दुनिया को खेल समझ में आ गया है, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाने को अब तैयार नहीं है। पर इसमें भारत फंस गया है क्या? हमें अपने हितों से मतलब है, हमारे हित सर्वप्रथम। पर हम पिछले 19 दिनों में ज्यादा ईरान के बजाय इजराइल के साथ जाते दिखे हैं क्या? और ये खेल हमारे लिए भी अग्नि परीक्षा अब साबित हो रहा है क्या? ईरान तो बीच में लगा, अरे भाई आने देगा, वो 2 जहाज तो आ गए, तीसरा एक और आ रहा है, 2 तो गैस से लदे। पर ईरान ने साफ कर दिया है वो भारत के साथ कोई ऐसी दोस्ती यारी अब दिखाने वाला नहीं है। 5 दिन पहले जो वो खबरें आई थी, अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ जाएंगे, ईरान मान गया, ये होती है ताकत। कुछ नहीं माना है ईरान। तो हम कहां फंस रहे हैं? और गैस और तेल के आंकड़े तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, तो वो तो आपको याद हो गए होंगे। गैस का खेल कितने दिन, ये कतारें थोड़ी कम होने लगी हैं, ये फिर से आ जाएंगी क्या? क्योंकि 2 जहाज के आने से तो 1 दिन की आपूर्ति होती है। और तेल कहने को $106 प्रति बैरल ब्रेंट के रेट हैं, पर इंडियन बास्केट हमें कितने में पड़ रहा है तेल? कल मैंने बताया $142, अब वो 146 हो चुका है। तो अभी से हमारा ऑयल पूल डेफिसिट अकाउंट, यानी कि जो हम आयात करते हैं तेल, उसमें अतिरिक्त 1,05,000 करोड़ का बाहर बोझ हम पर पड़ गया है। खाद की उपलब्धता पर अब सवाल हैं। ये धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करने वाला है क्या? लेकिन उसमें एक और बात जोड़ दूं, हम हर साल निर्यात करते हैं गल्फ कंट्रीज को, जहां पर यह युद्ध हो रहा है, अपना माल। 1 करोड़ लोग तो हैं ही, उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। पर हम वहां पर $200 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं सामान। $200 बिलियन समझिए दर्शकों, 19 लाख करोड़, हर महीने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का माल। अब ये 19 दिन में तो कुछ गया नहीं वहां पर।
तो इसका नुकसान भी तो भारत पर पड़ने वाला है। 10 लाख करोड़ की रेमिटेंसेस 1 करोड़ भारतीय जो वहां पर रहते हैं वो भेजते हैं, वो आ पाएंगी क्या? उनकी नौकरियां बच पाएंगी क्या? और इसमें अब साथ लेने या देने की स्थिति साफ करने का भी वक्त आ गया है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीबी ने किया खेल, बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप फेल, वो ट्रंप तो फेल कर जाए कोई बात नहीं, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? और नेतन्याहू के जाल में ट्रंप, भारत में हड़कंप। ट्रंप तो फंसा ही फंसा, हम भी साथ में, हम तो डूबेंगे सनम आपको भी ले डूबेंगे वाला खेल तो नहीं हो गया है। चर्चा में मेरे साथ ए के वाजपेयी हैं, एनडीए के अहम घटक, आरएलएम के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, a very fine, very proud, brave soldier, मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड, स्टूडियो आ गए हैं। मेरे सहयोगी जाबाज पत्रकार हैं, ये तमाम इलाके जिनका हम जिक्र कर रहे हैं 19 दिनों से, यहां सब जगह सब वॉर्स कवर कर चुके हैं। जगविंदर पटियाल, और एनडीए के एक और अहम घटक, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ये ट्रंप से दोस्ती यारी पड़ गई है हम पर भारी। मलूक भाई, ये ट्रंप को तो फंसा दिया नेतन्याहू ने, हम भी फंस गए साथ में। चौधरी साहब, इसमें सोचने की बात है कि जहां पूरे वर्ल्ड में 20 देश डायरेक्ट आपस में लड़ रहे हैं, उनकी हवाई पट्टियां, उनकी सड़कें, वहां पे मौतें हो रही हैं, और 85 देशों में इसका इम्पैक्ट आ रहा है, और हमारे देश में भी हल्का फुल्का इसमें इम्पैक्ट तो आ रहा है, ये बात तो सच है। पर आने वाले समय में क्या पता कि 85 देशों में हलचल का फायदा हमें मिलेगा, या 20 देशों में करीब जहां की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, बिल्डिंगें ध्वस्त होगी, सड़कें ध्वस्त होगी, उसका फायदा क्या हमें मिलेगा? देखिए ये मलूक भाई, मैं ना तो ज्योतिषी हूं, ना कथा बाँचता हूं, ना मैं कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल वो करने वाली कोई एजेंसी हूं। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है। नेतन्याहू ने फंसा लिया ना डोनाल्ड ट्रंप को, उसका जो मकसद था, मंसूबा था सालों पुराना, देखिए वो ईरान को खत्म करना चाहता है, और उसने पटा लिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं, होता रहे। इस खेल में हम भी फंस गए क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों, ईरान के मुखिया को फंसाया, या ईरान के मुखिया ने यूएस के मुखिया को फंसाया, या वहां की सरकार ने वहां को फंसाया, ये तो वो दोनों आपस में जानते होंगे। पर हम पे इसका ज्यादा असर नहीं आएगा। अच्छा, ज्यादा असर नहीं, यकीन है। ज्यादा असर को थोड़ा परिभाषित कीजिए, थोड़ा सा पतला कीजिए ना, मुझे समझाइए ज्यादा असर का मतलब क्या होता है? पतला तो चौधरी साहब, गाढ़ा भी ज्यादा आप ही कर सको, पतला भी आप ही कर सको, मैं तो जिधर भी चलूंगा उधर ही पकड़ लोगे। नहीं, आप कह रहे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा असर 62 रुपए इंडियन बास्केट के हिसाब से कच्चा तेल पड़ रहा था भारत में। ये पीपीसीए एक साइट है पेट्रोलियम मंत्रालय की, वो कह रहा है दिसंबर जनवरी में 62, 63, फरवरी में $69 प्रति बैरल, आज आ गया है वो 146 पर। हर $10 बढ़ने पर 15,000 करोड़ रुपए की चपट लगती है भारत में। $70 बढ़ गया, मतलब 1,05,000 करोड़ रुपए महंगा हो गया। 60% गैस हम बाहर से मंगाते हैं। कितने दिन की गैस बची है हमारे पास खुलकर कोई बताने को तैयार नहीं। और 19 लाख करोड़ का हम माल निर्यात करते हैं गल्फ कंट्रीज में।
1.5 लाख करोड़ से ऊपर हर महीने वो जा रहा है क्या आपके हिसाब से? इसे आप कम मान रहे हैं? आपने कहा ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जब छोटे थे, जब संदीप भाई जब छोटे थे कहते थे पृथ्वी घूमती है, हम सोचते थे यार हमारा घर का मुंह तो इधर को था और घूम कैसे रही है, अब भी उधर को ही है। तो अगर पूरे विश्व में तेजी आ रही है, पूरे विश्व में मंदा आ रहा है और पूरे विश्व की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है और 85 देश इनडायरेक्टली और 20 देश डायरेक्टली, तो जहां 105 देशों का बिल्कुल बढ़िया बैठ रही है आपके और हमारी भाषा में, तो वहां पे डेंटेड और इफेक्टिव तो हुए हैं, पर आने तो वाले चुप समय क्यों में बैठे हैं हम? इसका अच्छा, जो अच्छा, फर्क एक है चीज सब पे बताइए। पड़ेगा। एक- तो हमारा देश ही ऐसा दिखेगा जहां लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, सब लोग यहां भागेंगे, यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये तो अच्छा भी हो सकता Why है। aren't we calling out Israel? ये इजराइल जो हमले कर रहा है, अब तो देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, काउंटर टेररिज्म चीफ अमेरिका का कह रहा है कि नहीं भाई, ईरान से तो कोई खतरा ही नहीं था। ये सनकी, ये फितूरी डोनाल्ड ट्रंप, ये पिछले साल, 1 मिनट सुनिए, अगर देखिए ये जानकारी होनी चाहिए दर्शक के पास। 12 दिन का युद्ध हुआ था, ये कह रहा था वी ओब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ ईरान, नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया परमाणु संयंत्र। तो कौन सा परमाणु युद्ध करने वाला था या परमाणु हथियार बना रहा था? और हमला करने वाला है, इनको फीलिंग आ गई, इनमें ना वो आत्मा आ गई। उसने बताया कि भाई यो तेरे पे ना, यो खमना है, तेरे पे हमला करने वाला है, माता चढ़ गई इनमें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, आई हैड अ फीलिंग एंड वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट। हम उनकी मजम्मत निंदा करने को तैयार नहीं है। भैया किस बात पर किया था यह हमला, अब तो बता दो। नेटो कह रहा है, उसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, साउथ कोरिया कह रहा है, जापान कह रहा है हम नहीं साथ देंगे डोनाल्ड ट्रंप तेरा। हम चुप क्यों बैठे हैं? सवाल अब यह है। चौधरी साहब, एवरी डिसीजन एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ एवरी कंट्री आर सब्जेक्टिव एंड डिबेटेबल। जहां तक आपकी बात में कि आत्मा आ गई, आत्मा माता चढ़ गई, माता रानी, भूत व्याधा घुस गई, हाँ, माता चढ़ गई उसके अंदर, और वो खेल रहा है भगत जी के सामने। हम क्यों बोल रहे हैं उसकी कठपुतली? पर बात तो ये है, अब पता नहीं भूत ब्याजा कौन से 105 देश में, किसके भूत ब्याजा कौन से देश में घुसी, कौन मरेगा, किसकी बधिया बैठेगी, कहां भूखमरी जाएगी, किसकी इकोनॉमी चौपट होएगी। इजराइल ठीक कर रहा है। 187 बच्चों को, मासूम बच्चों को मार दिया गया। वो सामूहिक कब्रें आपने देखी होंगी। यहां पर बहुत से भक्त इजराइल भक्ति में भी तल्लीन हो गए थे। वो हम मदरलैंड अपने आप को कहते हैं, फादरलैंड भी कहा गया इजराइल को, मतलब हम मां वो बाप, वो बापू हो गया हमारा, वो हमारा पूर्वज है। यह सवाल पूछा गया है संसद में, कांग्रेस की तरफ से यह सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादरलैंड? इजराइल फादरलैंड है, इसके मायने क्या है? प्लीज बताइए। हमारे देश का कोई बाप नहीं हो सकता। फादरलैंड बताया गया इजराइल को कि नहीं? क्या कह रहा? ये सदन में चर्चा हुई है, जिस सदन के आप बहुत ही बेबाक गंभीर सांसद रहे। आप तो निचले सदन के, ये ऊपरी सदन में ये सवाल उठा है कि ये फादरलैंड कैसे हो गया? ये हमारे पूर्वज हो गए, हम थे पूर्वज सारी दुनिया के, ये खड़े तो हमारे पूर्वज हो गए, ये हमारा बापू खड़े तो हो गया। जिसने बात उठाई हम उसके साथ हैं। हमारे देश का कोई बाप नहीं हो सकता, किसी का अपनी सोच हो सकती है, प्रश्न उठाने वाले की भी और स्टेटमेंट देने वाले की भी। और जहां तक बात है कि हमारे देश की, हमारा देश उल्टा और किसी का बाप हो सकता है, और आने वाले समय में जो सारे ये फंस गया क्या बेंजामिन नेतन्याहू, सब बड़े पैसे वाले वहां भाग रहे थे मलूक जी, अब वो सब बड़े पैसे वाले हमारे देश में आने का असल मुद्दे पर रहते हैं। ये नेतन्याहू ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए ट्रंप को साध लिया। खामखा 3 में ना 13 में हम इसमें फंस गए। हम इसमें फंस गए हैं क्या? सवाल यहां है। चौधरी साहब,
दो लोग हैं, वो सोच रहा मैंने इसको फांस लिया, वो सोच रहा मैंने इसको फांस लिया। हो सकता है दोनों का नेचुरल अलायंस हो सकता है दोनों का अपना भला हो रहा हो, लेकिन हमारा देश शांति की बात भी हो सके, वार्ता भी हो सके, और जो वार्ताकार संभावित वार्ताकार हो सकता था, इसलिए लारी जानी का सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा, उसकी हत्या कर दी जाती है, संयोग है प्रयोग है? देखिए, जिस स्तर पे पूरे वर्ल्ड के माहौल में और जिस तरह वर्ल्ड का सर्वशक्तिशाली देश इजराइल के साथ लग के टकर रहा, और जिस तरीके से ईरान के स्टेटमेंट जा रहे हैं, वो लड़ते लड़ते वहां तक पहुंच गए, यहां तक किसी भी कीमत पे पहुंचना नहीं चाहिए था। ये पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है, और हमारे देश की जो पॉलिसी है, हम कब तक चुप रहेंगे? ये हमारे लिए ठीक नहीं है, पर ये हम इसका अंदाजा तो लगा नहीं सकते थे। एक सेकंड डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैंने जो ज्योतिष ना होने की बात कही, ज्योतिष तो भाई सरकार का काम कोई जन्मपत्री बांचना थोड़ा है या भविष्यवाणियां करना थोड़ा है। अब देश के पूरी दुनिया के 85 देश फंस गए इस खेल में, तो हम भी फंस गए। हम इसमें क्या कर सकते थे? चौधरी साहब, फंसने की बात है, हम क्या कर सकते थे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम इजराइल में जाके अपना मेडल एक छोटा लेने के चक्कर में भारत की प्रतिष्ठा और भारत को पूरे अरब वर्ल्ड में संदेह के घेरे में नहीं ला सकते थे। हम चाहते तो कम से कम ईरान पर जब हमला हुआ उस समय हम एक स्टेटमेंट ईरान के इस हमले के विरुद्ध में दे सकते थे, और ईरान ने हमला किया अरब देशों पर तो हम उसके भी विरुद्ध में स्टेटमेंट दे सकते थे। हम चाहते तो जो बच्चों दी गई 6 दिन बाद ही सही, असैसिनेशन नहीं कहा, डिमाइस तो कहा। उसके अलावा उनके विदेश मंत्री अरागची से हमारे विदेश मंत्री लगातार संपर्क साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उनके राष्ट्रपति से भी बात की। नहीं, वो तो जब अब बात समझ में आ गई मोदी जी को कि भाई अब तो कोई चारा है नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। 1 करोड़ लोग जो है गल्फ के देशों में हमारे नागरिक फंसे हुए हैं। विश्व का कहीं का भी 1 करोड़ व्यक्ति क्या इस युद्ध में प्रभावित डायरेक्ट है जिसकी जान की सुरक्षा हो? रेमिटेंस किस तरह से फंसा आपने बताया, आर्थिक हमारा व्यापार कैसे फंस गया है। अब मजबूरी है मोदी जी की कि जाकर ईरान से बात करनी पड़ेगी। यही बात हम विपक्ष वाले पहले कह रहे थे कि आप क्यों पार्टी बन गए। आप कह रहे हैं ना अभी कि 3 में न 13 में, हम तो कहते हैं ये 3 में भी हैं। पेगासस के मामले में 3 में है और एप्स्टीन के मामले में 13 में भी है। और दोनों में नहीं थम रहा है, सब कुछ आप एप्स्टीन से जोड़ देते हैं। नहीं, 3 और 13 दोनों है। यदि नहीं होता ना संदीप भाई, तो ये सच्चाई है कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ रहा है भारत का कि क्यों हम इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जा रहे हैं जब ये युद्ध संभावित था। 2 दिन पहले मतलब आप कह रहे हैं अब ये वक्त आ गया है कि भारत खरी खरी सुनाए। अगर हम इजराइल की निंदा कर सकते हैं, कतर पर हमले की निंदा कर सकते हैं, तो मतलब इजराइल की निंदा कर रहे हैं तो हमें ईरान की निंदा कर रहे हैं तो हमें इजराइल की भी निंदा करनी चाहिए। अच्छा, एक बताइए, जो सच्चाई तो सबको विश्व में पता है कि ट्रंप और नेतान्याहू के कारण हमला हुआ ईरान पर, एक संप्रभु देश पर हमला हुआ। हम विश्व के एक जागरूक नेशन है और रिस्पॉन्सिबल नेशन है। क्या हमारी ये जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या हमारा ये सैद्धांतिक पक्ष नहीं बनता है कि कम से कम किसी सोवरेंटी पर प्रश्न लगाया जाए, उसके विरुद्ध हम कम से एक आवाज उठा सके? मैं कहता हूं ईरान के विरुद्ध, ईरान ने भी हमला किया गल्फ में, वहां भी हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए थी। ये तो स्वतंत्र नेशन का एक अपना व्हील होना चाहिए ना, हमारी आत्मशक्ति होनी चाहिए ना। ये कहां खो गई है भारत की आत्मशक्ति? तो मतलब आप कह रहे हैं हम तटस्थ नहीं है, सरकार कह रही है हम तटस्थ हैं। भाई हम संयम बरतने की सलाह दोनों देशों को, दोनों खेमों को दी हमने। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की भी बात कही। ये सबसे पहली रिएक्शन जो थी, मैं उसे शब्द से आपके सामने रख रहा हूं। जी चौधरी साहब, क्या ये तटस्थता होती है कि किसी गुट में जाकर के खड़े हो जाएं? ये तटस्थता होती है अमेरिका के कहने के हिसाब से आप आगे चले? ये तटस्थता है कि ईरान की गुणगान 2 दिन पहले करें और जब हमला किया जाए तो उसकी एक शब्द भी उसके विरुद्ध ना बोल पाए? ये तटस्थता होती है कि जिस तरह की परिस्थिति पूरे वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने बनाई
और जिस तरह ट्रेड डील आपने किया, एक तरफा कर लिया और आप शांति बरते हुए हैं, ये सब क्या दर्शा रहा है? भारत के विदेश नीति को गिरवी रखने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा साजिश है भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने की और भारत के विदेश नीति की स्वायत्तता को प्रश्न के दायरे में लाने की। अदरवाइज तो ये तो बीजेपी कह रही है, ये काम यही तो आप कर रहे हैं कि विपक्ष यही काम कर रहा है। अभी देश को एकजुट होकर खड़े होते हुए दिखाई देने की जरूरत है। आप यहां पर सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। संदीप जी, हम देश के साथ हैं और सरकार यदि सही मायने में आगे बढ़ेगी देश के हित को लेकर के, जो भारत का राष्ट्रीय हित है, हम पूरे तहे दिल से सरकार का साथ देंगे। ठीक है, पर लेकिन इस खेल को सरकार एक तो सेकंड खड़ा हो। ठीक है अजय उपाध्याय, जगविंदर, पर खेल समझने की जरूरत है। खेल थोड़ा समझाइए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने किया खेल, ट्रंप हो गए फेल, हम उसमें खामखा फंस गए। नहीं, ये हमारे गले की भी हड्डी बन गया। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के, अब ये युद्ध जल्दी सी थमने वाला नहीं है। आपकी बात को जोड़ देता हूं, कौन किसके फंस गए खेल और कौन हो गया फेल, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी बन रही है रेल। ठीक है, पहली बात यह समझनी होगी कि अब तक तो संदीप हम सोच रहे थे कि हॉर्मुज के कारण तेल और गैस हमारे तक नहीं पहुंचेगा तो संकट खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज की लेटेस्ट खबर सुन लीजिए आप। हुआ क्या है कि इजराइल ने अमेरिकी सैनिकों के सहयोग से अटैक किया, दक्षिण प्रोविंस है ईरान का, और उनके पार्स नेचुरल गैस फील्ड पे अटैक किया और वहां पर अभी भी आग लगी हुई है। सारे सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं और ये ठोक के ताल बजा के कहा इजराइल ने कि हमने अटैक किया है, छोड़ेंगे नहीं इसको। जवाब में ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा सऊदी अरब, कतर और यूएई, कहता अपने पेट्रोकेमिकल फील्ड्स को संभाल लो जरा अब, और चेतावनी है कि नागरिकों को यहां से आउट कर दो, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। भैया, ये जो अब रेल और फेल में जो ये तेल का खेल शुरू हुआ है, तो क्या आने वाले 15 दिन अगर युद्ध नहीं रुकता है और ये लड़ाई ऐसी चलती रहती है, तो क्या ये तेल और गैस का संकट फिर गहराएगा? हॉर्मुज के बाद ये जो ऑयल फील्ड पर अटैक की रणनीति नई शुरू हुई है, इससे नुकसान सारी दुनिया को होगा, तो हम कैसे बचेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईरान लड़े जा रहा है, मरे जा रहा है, फिर लड़े जा रहा है और यह कह रहा है कि हम 1 साल तक लड़ेंगे, हमारी मिसाइलें नहीं खत्म होने वाली। ईरान कह रहा है भैया मुझे सामान सप्लाई करो, वरना ये जो 60 61 वेव छोड़ रहे हैं, इसको मेरे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कह रहा है ये बात? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इजराइल इसलिए कह रहा है कि ईरान की वेव्स आ रही हैं। अरे भैया, जो एंटी ड्रोन सिस्टम था वो तो हमस के लिए लगाया था आपने कि थोड़े रॉकेट आएंगे, 5-6 रॉकेट आएंगे, इसको हैंडल कर लेंगे। अब क्या हो रहा है? क्लस्टर मिसाइल आ रही हैं, उसमें से अलग अलग वॉरहेड निकल रहे हैं, तो ऐसे में तेल अवीव को भी नुकसान हो रहा है, हाइफा को भी नुकसान हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, भैया आप लड़ो मरो, आपने शुरू किया है, आप बाकी दुनिया को मारने फिर क्यों तुले हुए हो? नहीं, अब यहां पर 1 सेकंड के लिए विराम चाहूंगा। ये दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू, चाहे उनका नुकसान भी हो जाए, वो डू एंड डाई है, ये तो उसका बरसों पुराना मंसूबा, पहली बार वो मुकम्मल अंजाम की तरफ ले जाने की उसे एक उम्मीद दिखी है, पहली बार पटाया है किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को। ये पीछे हटने नहीं देंगे और ट्रंप पर जो दबाव आ रहा है, अब लारी जानी की कल हत्या कर देना, जो एक शांति का और वार्ता का पैरोकार के तौर पर देखा जा रहा था, यह जानबूझकर किया गया है कि नहीं, होने ही नहीं देनी, बातचीत नहीं होगी, यह तो आर पार होगा। इसमें नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं, ट्रंप यहां फंस गया है। इसमें एक कदम आज बात और आगे बढ़ गई है। डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने आज ये कहा है कि अब ईरान की आर्मी को किसी भी सीनियर लीडर को मारना है, उसको असैसिनेट करना है ईरान की को, तो उसको बेंजामिन नेतन्याहू या मेरी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मारो, किसी को भी ठोको, कहीं भी करो। पर वहां से भी तो पलटवार हो रहा है। वहां पर जो मोज़ैक डॉक्ट्रीन है, अब वो हेडलेस आर्मी पर वो 31 यूनिट में 2005 में जो जनरल मोहम्मद जाफरी ने वो एक नया सैन्य कार्यक्रम बना दिया था, वहां पर अब 31 यूनिट्स में बदल गई है उनकी आर्मी। वो भी कहीं भी हमला करे, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। लेकिन संदीप, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये क्या गुंडागर्दी है? कहीं किसी को घुसो, मारते रहो, बिना परमिशन के मारते रहो। यार आप बेलगाम कर रहे हो। तो हम फंस गए। अब आया ना इस खेल में, ट्रंप फेल हो जाए, हम क्यों फंसे हुए हैं? ये खत्म होने वाली बातें नहीं है। मैं आपका ध्यान इस साइड ले जा रहा हूं। ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक करेंगे, आर्मी किसी को चाहे कहीं भी घुस के मार दे, ये खत्म होने वाली बातें नहीं है भैया। हमें सोचना पड़ेगा कि ये तेल के और इनके खेल में हम क्या करें। भाई, हमारी विश्व गुरु की एक इमेज भी है, एक छवि भी है, भारत की बात को गंभीरता से दुनिया में लिया जाता है।
हम वो लीडरशिप रोल नहीं लेने को तैयार हैं क्या? अब तो हमें अपनी बात दो टूक कहनी होगी ना। देखिए, भारत के पास एक मीडिएटर बनने का अच्छा चांस था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं बने या क्यों नहीं किसी ने बनाया। इजराइल को भी जानते थे, ईरान को भी जानते थे, क्या हम ये कोशिश कर सकते थे? मुझे ये लगता है कि ये कोशिश अगर भारत करता तो बहुत बढ़िया होती। अब हम चुप बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं चुप बैठना है आपकी मर्जी है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि कब बोलना है, कब चुप बैठना है। पर हमारी जनता पे असर क्यों आए? हमारी जनता को इस असर से बचाने के लिए हमारे पास क्या एजेंडा है? नहीं, पर मिलिटरीली भी ये समझना होगा, ये खेल तो फंस गया है जनरल साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। ये जो 3-4 दिन की बात समझ रही थी सारी दुनिया, ये तो 19 दिन हो गया। ये रूस और यूक्रेन के युद्ध की तरह जा रहा है क्या? देखिए संदीप, रूस और यूक्रेन की तरह शायद ना जाए, लेकिन ये लंबा फंस गया और ये एरिया जो पूरा इलाका जो है लंबे दौर तक अनस्टेबिलिटी फेस करेगा। देखिए संदीप, एक बहुत छोटी सी बात है जो आप बार बार कह रहे हो, नेतन्याहू ईरान सिर्फ इजरायलीज को बेवकूफ बना रहा था 30 साल से कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, कोई खतरा नहीं था। हाँ। अब अमेरिका ने देखो बेवकूफ बनाई अपनी पॉपुलेशन को, ट्रंप ने, कि हमें ईरान से खतरा 11,000 किलोमीटर दूर है। ईरान के पास कोई आईसीबीएम्स नहीं, ईरान के पास कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं, ईरान के पास किसी किस्म का कोई और परमाणु हथियारों की दुहाई भी दे रहे हो। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, ईरान के पास तो है ही नहीं। तो ना तो कभी इजराइल के अस्तित्व को खतरा था, ना अमेरिका को खतरा था। यह सारा का सारा मुद्दा इस डेलिकेट एरिया को डिस्टर्ब करने का था। संदीप, दुख इस बात का है कि आम आदमी 28 फरवरी की बात कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा जनवरी फरवरी से, जब बिल्टअप हो रहा था और सबको पता था 480 करोड़ लोग रहते हैं एशिया में, 480 करोड़, और अफ्रीका को मिला लो तो 600 करोड़ पॉपुलेशन जो है दरिद्रता पर आ रखी है। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ये कह रहे हैं हम पे थोड़ा सा असर आएगा। भाई पूरे पेट्रोकेमिकल्स, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बिटुमन जिससे आज सड़कें बन रही है, हमारी डेवलपमेंट दिख रही है। आप 6 मिलियन टन बिटुमन इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 80% यहीं से आता है। और कुछ लोग कह रहे हैं हम कनाडा से उससे बात कर रहे हैं। एक शिप कनाडा से यहां आने में 35-40 दिन लेती है। रशिया से ऑयल जब आता है 35-40 दिन लेता है, उसके ऊपर इंश्योरेंसेज, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, उसके इश्यूज, बहुत इश्यूज हैं। यहां 3 दिन में टैंकर आता था, 3 दिन में, रुपए में देते थे। ईरान तो जनवरी में को तैयार था। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक बोलते हैं, जो दुनिया के लिए फैसला लेते हैं, जो देशों को चला रहे हैं, उन्हें जनवरी में नहीं दिखा कि ये लड़ाई होगी। ये लड़ाई हम देख रहे हैं, हम फौजी में बार बार बोल रहा था होगी भाई। वो क्यों इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर रहा है? इतनी बड़ी ये जनवरी फरवरी में लोगों को लड़ाई रोकनी चाहिए थी। अब ये लड़ाई कोई कंट्री नहीं रोक सकती, सिर्फ अमेरिका अपना एग्जिट रूट देखेगा। नहीं, अमेरिका को भी, एक मिनट, अब ये मिलिटरीली समझाइए, अमेरिका को भी बेंजामिन नेतन्याहू एग्जिट रूट देने को ही तैयार नहीं है। नहीं, ये जो केंट का इस्तीफा कि ईरान की तरफ से तो कोई खतरा ही नहीं था, वो क्या कहता है? देखिए नेतन्याहू जितना मर्जी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली तो डिसीजन मेकर डोनाल्ड ट्रंप है, उनके पीछे एक टीम है, स्ट्रेटेजिक टीम है, मिलिट्री टीम है। उसने 4-5 एग्जिट अपनी ऑप्शन सोच रखी होंगी, और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, यूएई, नहीं, जो हेकड़ी जमा रहा था पूरी दुनिया पर, और 12 दिन के युद्ध, पिछले साल तो नेटो को भी धमका रहा था। अब नेटो कह रहा है भैया अपना संभाल ले, हम तो नहीं जाएंगे। जर्मनी ने 2 टूक, संदीप, साउथ कोरिया ने कह दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को इतना मालूम नहीं कि नेटो क्यों आएगा, ये नेटो की वॉर थी ही नहीं, नेटो के चार्टर के हिसाब से वॉर नहीं ना। अमेरिका पे किसी ने अटैक नहीं किया, पहले नेटो को चार्टर पढ़िए ध्यान से, उसमें पहले फ्रांस के जनरल ने ये बात कही है खुल के, और पहले कंसल्टेशन करके एक ऑब्जेक्टिव दिया जाए, एंड स्टेट डिसाइड करते हैं, वो सब नहीं हुआ। ये वॉर जो है अमेरिका ने स्टार्ट की है, तो ट्रंप की हवा निकल गई है। वो ट्रंप जो पूरी दुनिया में लक्ष्य चला रहा था, मादुरो को उठा लिया, मैं टैरिफ अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा जब तक ये कंट्री, जब तक ये रीजन तबाह नहीं होगा, अमेरिका ग्रेट बन नहीं सकता। इस एरिया को तबाह करने आया अमेरिका। ये लोग सोच ही नहीं, भारत के बुद्धिजीवी लोग, और 140 करोड़ सबसे ज्यादा हम पे असर है। भाई साहब, ये बाकी मुल्क छोटे छोटे, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिसमें थ्रस्ट है, जिससे अमेरिका भी डरता है, हमारी इकोनॉमी, हमारे ग्रोथ से। आज से 50 साल बाद की मोज़ैक डॉक्ट्रिन और ईरान ने जैसे अमेरिकी वो हेडलेस नहीं है, उसके रावण की तरह 50
मैं वही तो, वो 31 यूनिट तो है, 31 हेड्स हैं और सब इंडिपेंडेंट है। नहीं, पर जो कतर को, कुवैत को, जो बैंकों को, जो वहां के गैस भंडारों को चुन चुनकर अब निशाना बना रहा है ईरान, क्या इसकी एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट, एज अ फॉर्मर सोल्जर आपको उम्मीद थी कि इतने दिनों तक टिक जाएगा? और ये तो अभी वो तो कह रहे हैं 1 साल चलने दो, है हमारे पास उतनी मिसाइल। देखिए संदीप, सबसे मिसाइल जो है डांसिंग मिसाइल जिसको बोल रहे हैं साजिल 2009 में डेवलप करके डिप्लॉय कर दी थी, 2009 में। उसके कुछ उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं वर्जन, लेकिन इट इज ए मिसाइल पावर। और 50,000 जो है वो ड्रोन देगा रशिया को 2020 से। सो इट्स ए ड्रोन पावर। मुझे ये था कि और एक्शनेबल इंटेलिजेंस रूस से मिल रही है, ये बात और साफ हो रही एक्शनेबल है। भी नहीं तो इस एरिया में काफी ओपन है। ये एरिया तो ओपन है ना, ये तो ज्योग्राफिकली नोन है। ये तो कि भाई इनके बेसिस कहां है, ये तो नोन थे ना बेसिस यहाँ नहीं, और अमेरिका के। ईरान की एक बात और, उसकी टोपोग्राफी, वहां पर समुद्र बहुत भी है, वहां पर प्लेटोज भी हैं, ऊंची पहाड़ियां भी हैं, ऊंची पहाड़ियां है। और इराक से 5 गुना है क्षेत्रफल में, और 9.25 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। बिल्कुल। छोटी-मोटी और जनसंख्या जो नहीं लोग है। अगेंस्ट थे ना वो भी अब वो शहीद बनने को तैयार है। और हॉर्मूज में कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज 2 चैनल है वहां। और हॉर्मूज की अगर खाड़ी देखो, जो पुराना आइलैंड है हॉर्मूज का, वो माउंट जैसे हमारे अगर आप देखें माउंटेनियस है, बहुत स्ट्रांग रिजेस है। और वो जो हॉर्मूज और आइलैंड के और मेनलैंड के बीच में बहुत स्ट्रांग वो है, तो वो टेरेन इतनी स्ट्रांग है, आप जितने मर्जी बम्बार कर लो, टनल से निकलेंगे और वो फायर कर देंगे। तो किसी को कोई वो नहीं है, ये लड़ाई अब चलेगी अनस्टेबिलिटी। और मुझे लगता है कि इसमें भारत को अपना रुख और रवैया तो साफ करना होगा। एक सेकंड, एक ही वाजपेयी, लंबी लड़ाई चलेगी। अभी तक तो चलिए हम एक वो टाइट रोप वॉक कर रहे थे, अब तो जो हो रहा है जिम्मेदारी तय करनी होगी। उस भूमिका में भारत को आना होगा, आईना तो दिखाना होगा कि नहीं? नहीं, आईना का सवाल नहीं है यहाँ। अच्छा। मेजर साहब ने सब चीज एक्सप्लेन कर दी, पटियाल साहब ने भी कर दी। अब जहाँ तक सरकार का जो देखने का तरीका है वो वेट एंड वॉच है। हर पल परिस्थिति पलट रही है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कितनी जानकारी सही है, ईरान को इंडिया ने दवाइयाँ भेजी हैं और ईरान ने ट्वीट किया है कि दवाइयाँ आई हैं, फिर वो बाद में ट्वीट भी मिटा दिया उन्होंने ईरान वालों ने। अब ये क्या व्हाट्सएप है या क्या है मुझे नहीं मालूम। ये फेक न्यूज है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो मानने को तैयार नहीं भाई, होती। मैं खुद ही कह रहा हूँ, हाँ। खुद ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या चलाया लोगों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ से मेडिसिन भेजना चाह रही है। हो सकता मुझे कई बार लोग मुझे भी फोन कर चुके हैं, मतलब तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, भेजना चाह रही वो है। अभी वो मतलब देखिए, मेरा सिर्फ ये ऐसे स्तर पर आने के बाद जनरल साहब थोड़ा बहुत बिल्कुल, तजुर्बा और हमें भी दवाइयाँ है। कोई बड़ी फिर चीज़ नहीं जब बात होती है तो वो खुलकर होती है। और 5 दिन पुरानी वो जो चली थी कि जी वो तो सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज आने वाले हैं, बहुत से लोग बोले, मैं तो खैर सोशल मीडिया पर हूं नहीं, अरे ये संदीप चौधरी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है, राष्ट्र हित की बात करता हूं, ठोक बजाकर करता हूं, और बात जो हो सामने हो, खुलकर हो। अब खुलकर भारत को भी अपना रुख और रवैया साफ करना होगा। 2 महीने चलेगी तो अगली फसल नहीं लगा पाओगे। 2 महीने चलेगी तो अगली फसल नहीं लगा पाओगे। रुकिए ना जनरल साहब, संदीप जी, मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है, संदीप जी, संप्रभुता पर हमला किया जा रहा है, एक सेकेंड, मासूम बच्चियों को मारा जा रहा है। क्या ये बात कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? 28 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लियरली बता दिया, क्या? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, रिस्ट्रेन एंड सॉवरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने अपनी जितना बोलना था बोल दिया। 187 बच्चियां मार दी जाएं, नहीं बोलेंगे हम कुछ। समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को फूक फूक के एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि सवाल अभी कितने आधे घंटे में क्या निकला। भारत सरकार को फूक फूक कर बोलना पड़ेगा। जर्मनी कह रहा है भाई तुम्हारी लड़ाई है, हम नहीं घुसेंगे और तुम गलत कर रहे हो। जापान कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया वो आईना दिखा रहा है। संदीप जी, अभी हमारी सपोर्ट, एक मिनट सुनिए ना सर, यहां पर वो कहां से फादरलैंड मानकर बैठने वाले जश्न मना रहे थे इजराइल को लेकर कि इजराइल ही सबसे बढ़िया हमारा मित्र है। मागा सपोर्टर्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सवाल पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, कहां फंस गए? सरकार क्यों फंस गए? अरे सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं है, प्लीज अच्छा, अंडरस्टैंड। अच्छा। सरकार की प्रायोरिटी है तेल, गैस। 1 करोड़ जो नागरिक हमारे बाहर फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, सरकार की प्रायोरिटी समझिए। और आप ये कह रहे हो कि सरकार क्यों नहीं, बोलना पड़ेगा सरकार को।
माफ करना, जो हालात चल रहे हैं भाई, अमेरिका बताएगा 30 दिन की मोहलत और दे दी, रूस से तेल खरीद छोड़ सकते हैं। दीजिए, हमको अपने 140 करोड़ जनता का इंटरेस्ट, अच्छा, अमेरिका को छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको। अमेरिका यहाँ पर हमारी संप्रभुता पर हमला करेगा, हमें बताएगा कि मोहलत दे दी, ले लो। छोड़ दीजिए आप, क्यों छोड़ दें? टॉपिक क्यों छोड़ दें? प्लीज, क्यों छोड़ दें? परिस्थिति अमेरिका कौन होता है? Who the hell is America? बिल्कुल ठीक है, आपकी गवर्नमेंट, माय कंट्री अफेयर्स। अरे बहुत अच्छा गुस्सा जायज है आपका, लेकिन प्लीज मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि सरकार को इस वक्त प्रायोरिटीज उन्होंने सेट कर रखी है। तेल कितना भयंकर, अभी मेजर साहब ने बताया, क्या अगर हार्मोन्स में पूरा गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, वो चिंता मारे जा रही है उनको, और उसके लिए क्या उपाय भी बने। तो ईरान से दोस्ती कर लीजिए, इतना आसान है। अच्छा, ईरान से दोस्ती कर लीजिए, इजराइल से दोस्ती कर ली है आपने, ईरान को दुश्मन मान, ये चीजें नहीं है प्लीज। अच्छा, ऐसे नहीं होता। जिस हिसाब से हालात कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं संदीप, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को और अमेरिका का जो दुनिया में एटीट्यूड रहा है, अगर जो जिम्मेवार मुल्क हैं, चाइना, इंडिया और जापान और ब्राजील और अब बोला है ब्रिक्स के ही सारे देश देख लीजिए ना। अगर ये जनवरी में ये नहीं बोल पाए कि भाई आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप लोग क्यों बिल्डअप कर रहे हो, ये नहीं होगी। इनको तो मातम मचा देना चाहिए था इन कंट्रीज को। तब थी डिप्लोमेसी, तब थी सूझबूझ, तब थी समझदारी। अब तो स्टेटस को है, जैसे आएंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि झेलना पड़ेगा और कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे। और जहां तक 1 करोड़ की बात है, वो कंट्रीज बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैं सऊदी अरेबिया का, यूएई का, इन कंट्रीज की प्रेज करता हूं, वो सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबको, सबके केयर कर रहे हैं। उसमें जनरल साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब अगर हम कहेंगे कि वो 187 बच्चियां मार दी, ये गलत किया है इसराइल ने, तो 1 करोड़ भारतीयों की जान खतरे में आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ये बहम है, ये वो वैसा ही बहम है। ये कौन सा लॉजिक है? मेरी ये समझ से परे है। मैं बोल रहा हूं, अच्छा बोल देंगे तो हमारे नागरिकों की जान खतरे में आ जाएगी। संदीप, मान लो इस देश की सरकार नहीं क्रिटिसाइज करना चाहती है अमेरिका को। हमने यंग यूथ डे, ये भी हमारे साथ उसी पीढ़ी से है, हमने यंग डेज में देखा है, कांग्रेस कुछ बोलती थी, थोड़े से कम्युनिस्ट हाँ मचा देते थे इधर, वो कहते थे यार ये भी हो सकता है। भारत के अंदर आज अमेरिका का विरोध है, इजराइल का विरोध है, इस लड़ाई का विरोध है। उस विरोध को मेरे जैसे लोगों को आइसोलेट मत करो। विरोध है कि उसको एक्सप्रेस करो ना, विरोध है या अब थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ है, वरना फादरलैंड तो हो ही गया था इसराइल। इस वक्त रिस्ट्रेन हमको भी करना पड़ेगा। अच्छा। मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी और परिस्थिति को समझ के सरकार एक्शन ले रही है। प्लीज, परिस्थिति को समझ रही है सरकार, थोड़ी सी चुप्पी, थोड़ा सा संयम, थोड़ा धैर्य बरतने की जरूरत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा ये कह रहे हैं कि वाजपेयी। देखिए संदीप जी, भारत और ईरान के जो बीच के संबंध हैं वो आज के तो है नहीं, हमारी सभ्यताएं लगभग 2000 वर्ष की पूर्व की हैं। लेकिन अगर आज आयतुल्लाह खमेनी बाराबंकी में पैदा हुए थे, अगर मूल निवासी बाराबंकी के थे। जी मैं कह रहा था। और तो और छोड़िए, जो वाजपेयी साहब इतनी तरफदारी कर रहे हैं, ये जिस पार्टी में हुआ करते थे 90 के दशक में, जब अफगानिस्तान पे संकट आया था तालिबान में, तो नॉर्दर्न अलायंस को लॉजिस्टिक और राजनीतिक सपोर्ट करके भारत को, समय सरकार में ये इनकी लोग कैबिनेट में थे, तो कौन जाता था उनसे मदद मांगने की ईरान के लिए, और उन्होंने मदद करी। आपको याद है कश्मीर के संकट के समय जब OIC में पाकिस्तान ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर हम भारत के ऊपर प्रतिबंध लगवाएंगे, हाँ, तब ईरान ने खड़ा हुआ था। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब उन्होंने दखल देके ईरान खड़ा हुआ था। अरे भाई, व्हील चेयर पर उस वक्त के विदेश मंत्री दिनेश सिंह को भेजा गया था, ईरान ने उनका खैर मकदम किया और हमारी बात मानी, स्वीकारी। अरे रामविलास पासवान जी उस कैबिनेट में थे। आप सोचिए कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के पोखरण 2 के बाद जब आर्थिक प्रतिबंध लगा तो ईरान ने हमको आखिरी समय तक तेल देता रहा। आज आप उसकी तुलना कर रहे हैं हमसे। खमनेई के खत्म होने के 5 दिन बाद तक कोई बोलने नहीं तक गया, और अब जब तेल में फंस गए हैं तो आप ऑर्बिचरी साइन भी कर रहे हैं, उनके राष्ट्रपति से बात भी कर रहे हैं। ये कौन सी कूटनीति है?
ये मुझे हमारे लगता है भारत दर्शक ने अपनी स्थिति अपने हैं आप बाबूराम, खराब कर ली। एक सेकंड, बाबूराम कसवा 27 हैं, फरवरी। नागौर वासी। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से अगर ट्रंप पहले ही सबक ले लेता तो आज फूफा बनकर घूमने की नौबत नहीं होती। अब औरों से मदद मांगता घूम रहा है। नहीं चौधरी संदीप जी, और तो और छोड़िए, इजराइल ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी वहां पे रहे, उसके बावजूद उनको खबर नहीं थी और अगले दिन उसने ईरान पे अटैक कर दिया। अमेरिका ने हमारे लोगों को बेड़ियों में बांध के भेजा, उसका वीडियो पूरे देश ने देखा। हमारे ऊपर 25% 50% मजाक लगा के उन्होंने किया, और उसके बाद कह रहा है कि हम पाकिस्तान के एक और अहम सवाल आया है, भूपेंद्र कुमार हैं, मतलब है? जमशेदपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं पूरे विश्व को लामबंद होकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव देकर इस महायुद्ध को रुकवाना होगा, बंद करवाना चाहिए। भारत की अहम भूमिका हो जाएगी क्या इसमें? देखिए, मैंने इसीलिए ये नेतन्याहू का जो खेल है वो युद्ध रोकने नहीं देना चाहता, वो इसीलिए लारीजानी की हत्या क्यों की गई? बिल्कुल, वो जहां संभावना दिखती है उसे रोक रहा है कि नहीं ये तो आर पार है। मुझे लगता है कि संदीप जी, भारत उस समय ऐसी स्थिति में है कि 140 करोड़ का बाजार जो खड़ा है और जिसके ईरान और इजराइल और अमेरिका से सबसे अच्छे संबंध हैं, वो एक मीडिएटर की तरीके से बनता और सर उठा के हम कहते हैं कि इस युद्ध को हमने रोका, लेकिन वो इन्होंने पहल नहीं करी है। अमेरिका खुद फंस गया है इसमें। उसके जो एनर्जी सेक्रेटरी है क्राइस राइट, उन्होंने क्या ट्वीट किया था कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एस्कॉर्टेड करके वॉरशिप निकाली है, और उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया। वो साइबर वॉर में भी फेल हो रहे हैं। भारत अपनी स्थिति अपने आप को क्यों नहीं क्लियर कर रहा है? इसलिए अब ये बोल रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां आपसे हुई हैं और देश पूरा खड़ा हुआ है इस आर्थिक संकट में, ऊर्जा संकट में। तो आप दबाव बनाने की भी जरूरत है। आप शिवालिक को जी जगविंदर, आखिरी सवाल आपसे। अब दबाव ये जो दिख रहा है आर पार, नेतन्याहू आर पार के मूड में, ट्रंप को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और ईरान झुकने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं भैया हम तो बदला लेंगे, हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी, हम भी नहीं पीछे हटने वाले हैं। अब तो दबाव की और एक ऐसी भूमिका में क्या भारत को आने की जरूरत है कि वो पीस मेकर बनता दिखाई दे? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? कहीं भी दो आदमी लड़ रहे हो तो उनको शांत करवाना कहां की समझदारी नहीं होती? सबसे बड़ा समझदार वही माना जाता है जो विवाद को बढ़ाने की बजाय, ये दोनों तो लगे हुए हैं दुनिया को बर्बाद करने में, उसको रोकने वाला तथाकथित तटस्थ है हम या चुप रहेंगे, उससे काम चलने वाला है? किसी को तो इनिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है उसका नुकसान भी हो, उसको झेलना चाहिए, लेकिन इनिशिएट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि फटाफट रिजीम चेंज हो जाएगा और इनकी जगह हमारे लोग आ जाएंगे और लोग उनको स्वीकार कर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज अमेरिका और इजराइल ताउम्र के लिए भी किसी को बिठाना चाहेंगे, लोग ही उसको मार देंगे। हाँ, और वो लोग ये तय कर रहे हैं ये पासा तो उल्टा पड़ गया है। ये खेल बेंजामिन नेतन्याहू का, इसमें ट्रंप हो गए हैं फेल। पर भारत के लिए इस आपदा में भी एक अवसर है। विश्व गुरु की जो हमारी छवि है और जिस बात को लेकर हम ताल ठोकते हैं, दुनिया में शांति के हम पैरोकार हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात जो करते हैं, उसे जमीन पर भी उतारें इस आपदा की स्थिति में। इस बारे में जरा सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।